का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन देखो यहाँ पर है, when two or more reactants combine together and form a new substance is known as chemical reaction। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से अगर एक नया चीज का फॉर्म होता है तो यह पूरा प्रोसेस जो कहलाता है, क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे ए और बी दो सब्सटेंस थे, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होकर क्या बना, एक नया चीज बना हमारे पास जिसका नाम है सी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। दो टर्म यूज हुआ है, एक है रिएक्टेंट्स और दूसरा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होता है, दोज सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या होता है, जो उनके ए और बी के मिलके जो नया चीज का फॉर्मेशन हुआ है उन दोनों से, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, रोटी बनाने के लिए या पराठा बनाने के लिए क्या करते हैं, वीट, सॉल्ट, वाटर, ये जितनी भी चीजें हम लोग मिक्स करते हैं, ये सब मिक्स क्या कहलाएगा, ये सब मिक्स करना रिएक्टेंट्स कहलाएगा। और जब हम लोग उसको आग में रख देते हैं तो हमारा रोटी बन जाता है, तो वो क्या है, हमारे लिए प्रोडक्ट है। तो हम लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे इस एग्जांपल में कौन है, सी, वो चीज है जो क्या कर रहा है, एक नया चीज जो है बना रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे केमिकल रिएक्शन जो हो रहा था, अगर उसी को हम लोग सिंबल्स के टर्म्स में अगर हम लोग एक्सप्रेस करें तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, क्लास 9th में आपने एटम चैप्टर पढ़ा है, वहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल पढ़े हैं, नाम पढ़े हैं, एटॉमिक नंबर पढ़े हैं। ठीक है, तो मैं वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि वो क्या क्या थे। तो पहला एटॉमिक नंबर था हाइड्रोजन, जिसका सिंबल था H। लिखते जाना कॉपी में। ठीक है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस सिंबल लिख रहा हूँ, आप लोग जो है इसको नोट डाउन करना। हाइड्रोजन, हीलियम के लिए He, उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम, फिर तीसरा क्या है, लिथियम है, Li, फिर क्या है, बेरिलियम है, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये हो गए 10 तक। ठीक है, उसके बाद 11 कौन सा होता है, सोडियम, Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद आप 10th में पहुंच गए हो तो 20 तक तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, कम से कम 30 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 21 है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। क्या क्या लिखा हुआ है, सिलिकॉन Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम Vn, क्रोमियम Cr। उसके बाद सॉरी ये Mg नहीं है, ये है Mn, मैग्नीज को बोलते हैं Mn। आयरन के लिए यूज होता है Fe, कोबाल्ट के लिए Co, निकिल के लिए Ni, कॉपर के लिए Cu, जिंक के लिए Za। ठीक है, बाकी सोडियम के लिए Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K और K। बाकी इधर तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स को याद रखना है आपको। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, वापस आते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है, अगर उसको सिंबल्स के टर्म्स में अगर हम लोग एक्सप्रेस कर दें तो वो बन जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो हमको पता है क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ये तो क्लियर है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और इनसे कारण जो बन रहा है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा कि नहीं। ठीक है, ये तो होता है वर्ड्स के फॉर्म में। अगर इसी को हम लोग जैसे कार्बन के लिए सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पर देखो कार्बन के लिए सिंबल है C और ऑक्सीजन के लिए क्या है O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है इसीलिए O2। तो कार्बन और O2 C प्लस O2 मिलकर क्या बनाएंगे, CO2। तो ये कहलाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब सिंबल्स के टर्म्स में लिखना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनते रहना।
ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो, an equation is said to be balanced if number of atom in both side का मतलब कौन कौन सा, रिएक्टेंट का साइड और प्रोडक्ट का साइड, उसमें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है या कोई अगर एक हमारे पास क्या है इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कब बोलेंगे, जब रिएक्टेंट के साइड में जो एटम है उतने ही एटम कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट के साइड में भी जो है क्या होने चाहिए, तब वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब जितना रिएक्टेंट के साइड एटम उतने ही एग्जैक्ट नंबर कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट में जो है होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन क्या ये बैलेंस है, चेक करो, एक मैग्नीशियम इधर कितना है, दो ऑक्सीजन, ये एटम एक मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं O2 को एक मॉलिक्यूल बोलते हैं, और एटम के टर्म्स में बात करते हैं यहाँ दो एटम से। यहाँ कितने हैं देखो, एक है, ये तो अनबैलेंस है, देखो साइड में लिखा हुआ है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नंबर्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ऑक्सीजन 2 था, मैग्नीशियम 1 था, तो मैग्नीशियम के सामने हमने 2 लिख लिया। ठीक है, अब मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और दोनों मिलकर क्या बना, ये 2MgO। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत सोचना कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, Mg2 और O2, अगर ऐसा सोच रहे हो तो क्लास 9 बेटा अच्छे से नहीं पढ़े हो। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसा कोई कंपाउंड बनता ही नहीं है। कैसा कंपाउंड बनता है, MgO, और यहाँ पर क्या है 2, क्लास 9 में पढ़े होगे कि नहीं, बैलेंसी। अब ये MgO कैसे बना देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों नंबर क्या है, सेम टू सेम है, तो 2 1 जा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 और 1, तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। अगर यहाँ 3 होता और यहाँ 2 होता तब Mg2 और O3 बनता, लेकिन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों 1 से कैंसिल हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, MgO बनेगा। ठीक है, क्लास 9 याद करो, और अगर नहीं है तो क्लास 9 का बुक एक बार पढ़ो। ठीक है, वहां पर, या फिर मैं क्लास 9 का जो है अभी वीडियोस जो है अपलोड करने वाला हूँ, चैप्टर 1 के हो चुके हैं, तो वहां से एक बार जाके जो है क्लास 9 की वीडियोस देखो और अपने कंसेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, चलो उसके बाद बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, और इस दोनों में लगा लो सामने 7 स्टार। ठीक है, लोग इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं, मैं स्टार लगवाता हूँ। ठीक है, और जब भी मैं 7 स्टार बोलूंगा तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछ भी चुका है। ठीक है, पहले पार्ट में क्या पूछता है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर सेकंड पूछता है कि व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ये दोनों जो है एक साथ कंबाइन करके जो है पूछता है। ठीक है, तो पहले तो हमने देख लिया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अरे यार ये सब्जी वाले परेशान कर दे रहे हैं, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो, व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, तो देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, क्लास 5 6 आई थिंक 7th या 8th से स्टार्ट हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओनली वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। भले ही उसका प्रैक्टिकल मीनिंग पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन हम लोग रट लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, ठीक है, बताऊंगा मैं आगे जब आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। Mass neither be created nor be destroyed, it can only transferred from one form to the another form, due to this chemical equation should be balanced। बोलना चाहता है कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको हम लोग सिर्फ एक फॉर्म से क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी रूल के कारण क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन को क्या होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा। कैसे, एक और बार इसी एग्जांपल पर आते हैं। मान लो आपने 2 kg जो है मैग्नीशियम लिया, और मान लो 2 kg आपने ऑक्सीजन लिया, तो ये कितना बनेगा प्रोडक्ट, 4 kg का बनना चाहिए था। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है बनेगा ही, क्यों, क्योंकि बीच में कोई मशीन है क्या, देखो इसके बीच में कुछ मशीन है क्या जो उसके मास को सोख ले,
कुछ नहीं है भाई, तो मास जितना इधर है उतना ही जाके तो उधर बनेगा, समझ में। तो इसीलिए हर एक केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। और जितने लोग सोच रहे हो कि 10th पास करके 11th में साइंस लेना है करके या मैथ्स लेना है करके, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री मतलब दूसरा नाम है केमिकल इक्वेशंस, और केमिकल इक्वेशंस जब भी लिखोगे हमेशा वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया, अगर बेसिक क्लियर रहेगा ना तो 11th ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या समझ में आया, और क्यों बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो उसको फोर्स करता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स है हमारे पास केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। जब आप बुक ओपन करके देखोगे तो वहां पर आपको बहुत सारा लंबा चौड़ा स्टेप दिया रहेगा कि सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने अकॉर्डिंग और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए जो है क्या स्टेप्स जो है यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। और जब आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं। पहला, सबसे पहला स्टेप है काउंट द नंबर ऑफ एटम ईच इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब ये बोल रहा है कि सबसे पहले जो भी आपको केमिकल इक्वेशन दिया है उसमें क्या करो, रिएक्टेंट का साइड और प्रोडक्ट के साइड कितने कितने एटम से इसको काउंट कर लो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप बोल रहा है नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग विथ वन एटम। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से किसी एक एटम को आपको पकड़ना है और बैलेंस करना स्टार्ट करना है। आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी एटम को जो है पकड़ कर जो है स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है एज पर नॉलेज ऑफ प्रीवियस क्लासेस नंबर शुड बी रिटन इन प्रॉपर प्लेस, ठीक है। मतलब प्रीवियस क्लास का नॉलेज का मतलब क्या है, 9th क्लास के नॉलेज को आपको यूज करना है और आपको जो नंबर लगाने हैं बैलेंस करने के लिए 1 2 3 4 5 वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर प्लेस पर जो है क्या होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे अब हीलियम, हीलियम का सिंबल क्या होता है, He। अब आप इसको बैलेंस करने के लिए पता चला कि यहाँ He2 लगा दे रहे हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हीलियम डाइएटॉमिक नहीं होता, वो मोनोएटॉमिक होता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगाने के बजाय 2 यहाँ लगा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा कि मोनोएटॉमिक कौन होते हैं, डाइएटॉमिक कौन होते हैं, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में क्यों होता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में क्यों होता है, हाइड्रोजन H2 क्यों होता है। तो उस नॉलेज को आपको यूज करना है और किसी भी रिएक्शन को जो है आपको बैलेंस करना है, समझ में आए। चलो फिर उसके बाद क्या है, एट लास्ट जब आपका सारा नंबर जो है इधर उधर हो जाएगा, बैलेंस कर लोगे, तो आपको क्या करना है, फिर से दोनों साइड को क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है, कि सही है या नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलो मैं इसको आंसर यहाँ तो सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, इसको हाइड करके हम लोग यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पर हमारे पास Fe मतलब आयरन, आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है ये बना रहा है, ठीक है। तो देखो किस पहले तो रिएक्शन जो दिया है उसको देख लिया हमने, अब क्या करना है, हमको किसी भी एक एटम को पकड़ना है और उसके बाद उसको बैलेंस करना स्टार्ट करना है। तो देखो इधर Fe कितना है, इधर Fe है 3 और इधर Fe कितना है 1, तो Fe को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ तो 3 नहीं लगा सकते क्योंकि Fe3 ट्राई एटॉमिक नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो 3 कहाँ लगाएंगे, सामने। फिर आप बोलोगे सर यहाँ तो 3 लगा हुआ है, कुछ होशियार बच्चे होते हैं। तो देखो भाई कि ये कंपाउंड है, कंपाउंड Fe3 हो सकता है लेकिन सिंगल आयरन जो है Fe3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3 लगाएंगे हो गया 3। अब देखो आयरन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं अगली बारी है ऑक्सीजन की, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है 1, तो 1 को 4 कैसे बनाओगे, जादू से नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब 4H2O का मतलब क्या है, H2 भी 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। अब देखो ये की क्या है H2 मतलब कितने हैं, एक मॉलिक्यूल है लेकिन 2 एटम है। ऐसे H2 कितने हैं, 4 है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जार 8, और इधर कितना है 2। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, देखो जो हमने किया है 3, देखो मैच कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर 3 यहाँ लगा हुआ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, देखो है
ये नहीं है ना, ये कुछ नहीं है, इसको मत कंफ्यूज कर लेना। देखो 3Fe 4H2O Fe3F4 और 4H2, देखो दोनों साइड बैलेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भले ही पहली बार में समझ में नहीं आया होगा, तो अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कैसे बैलेंस करते हैं, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक स्टेप जो है मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, कि जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को लिखोगे, साथ में उसका फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए वहां पर मेंशन होना चाहिए। फिजिकल स्टेट मतलब जैसे आयरन, आयरन जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, सॉलिड। उसके बाद देखो H2O था, H2O क्या होता है, लिक्विड, तो ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा लिक्विड। उसी तरीके से क्या बना था, Fe3O4, ये सॉलिड होता है तो इसको भी लिखना पड़ेगा सॉलिड। और क्या बना था, हाइड्रोजन गैस, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, ये होता है गैस। तो आपको सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसके फिजिकल स्टेट को आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर मेंशन जो है आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, ये 5th स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये सेम टू सेम नोट्स जो है मेरे पास है, मेरा हैंड रिटन है। अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है वहां पर टेलीग्राम है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, तीनों में से किसी भी एक तरीके से आप कॉन्टेक्ट कर लेना। मैं आपको ये पूरा पीडीएफ जो है अपना हैंड रिटन जो है आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल बेहतरीन इजी लैंग्वेज में और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्लस टॉपिक जो है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो वापिस आते हैं, प्रवचन से वापिस लौटते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये जो केमिकल इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो वापिस से यहाँ पर सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन को स्किप करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे, हम लोग कोशिश करते हैं बिना उसको देखे सॉल्व करने का। तो हमारे पास क्या था, पहले एक बार देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड और H2SO4। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और H2SO4। चलो मैं लिखता हूँ, बेरियम क्लोराइड था हमारे पास, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl, और क्या था, H2SO4। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे थे हमारे लिए, BaSO4, और बन रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो रिएक्शन दिया है, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। बेरियम इधर कितना है, 1, इधर भी बेरियम कितना है, 1, तो बेरियम तो बैलेंस से दिक्कत नहीं। यहाँ SO4 1 है, यहाँ भी SO4 1 है, ये भी बैलेंस हो गया। उसके बाद देखते हैं, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है। तो अब यहाँ पर यह मत कर देना कि सर दो दो तो दोनों में है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ ना, H2Cl2, हो गया बैलेंस, नाचोगे इसके बाद। ठीक है, ये हो जाएगा, गलत, समझ में आया, क्योंकि H2Cl2 ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं है। ठीक है, तो अपने मर्जी से केमिस्ट्री में कंपाउंड नहीं बनाने हैं आपको। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो दोनों से 2 कॉमन निकलेगा और ये 2 यहाँ सामने लगेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो देखते हैं सही है कि नहीं। कहाँ लगा, हाँ ये देखो यहाँ पर 2 लगा है, समझ में आया। ये देखो वापिस आते हैं यहाँ पे, ये 2, बाकी सब तो ठीक है। उसके बाद सेकेंड है, देखो H2 और Cl2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी। ठीक है, चलो अगला आ गया फिर से हमारे पास 7 स्टार। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, कंबाइन होना। ठीक है, तो जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होकर एक नया सिंगल चीज बनाते हैं या एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब नाम से याद रखना, कंबाइन होना। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर क्या बनाए, H2O बनाए, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बैलेंस करके लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 2 आपको, यहाँ 4, यहाँ 3 दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपस में कंबाइन होकर जो है एक नया चीज जो है बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखना है, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जब वो कंप्लीट होते हैं तो उनसे एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी किस किस फॉर्म में बाहर निकल सकता है,
हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में निकल सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी निकल सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप लैब गए होगे, अगर सोडियम, ठीक है, सोडियम हो गया और पोटेशियम, सोडियम हो गया, इसको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जैसे ही आप सोडियम के सब्सटेंस को कैरोसिन से बाहर निकालोगे, वो तुरंत क्या करता है, फायर जो है कैच करता है, आग लग जाता है। ठीक है, तो वो हीट के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी रिलीज कर देता है। समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग जो है जादू देखने गए होगे, मिरेकल देखने गए होगे, तो लोग क्या करते हैं, टमाटर में आग लगा देते हैं। ठीक है, देखोगे ऐसे तो कुछ जादू नहीं होता है। उन लोग क्या करते हैं, सोडियम रखते हैं, उसके ऊपर में सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो जल जाता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो हाँ, ऐसा रिएक्शन जिसमें से अगर हीट क्या हो रही है, अगर बाहर निकल रही है, क्या हो रहा है, अगर हीट बाहर निकल रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसको बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें से हीट क्या होता है, इजेक्ट आउट होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज इजेक्ट आउट। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला रिएक्शन जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगेन नाम से फिर समझ में आ रहा है, डीकम्पोजिशन मतलब क्या होना, डिकम्पोज होना, डिकम्पोज होना मतलब टूटना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू टू आर मोर सब्सटेंस। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट्स क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है। मतलब एक बड़ा सा चीज क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है क्या होता है, टूट जाता है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, यहाँ देखो ट्रायंगल बना है, इसको ट्रायंगल नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट का सिंबल बोलते हैं केमिस्ट्री में, डेल्टा। डेल्टा मतलब हीट करना। ठीक है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो हमको क्या देता है, देखो CaO और CO2। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उस रिएक्शन को, क्या क्या मिला हमको, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, और उसके बाद यहाँ से जो है क्या बाहर निकला, CO2। ठीक है, CO2 जो है वहां से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये जो CaO है इसका दूसरा नाम क्या होता है, CoA का नाम है, या तो इसको हम लोग लाइम बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, लाइम या फिर क्विक लाइम। अब इसका यूजेस क्या होता है, तो इसका बहुत सारे यूजेस है। जैसे कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका यूज होता है सीमेंट बनाने में, जिप्सम बनाने में, पीओपी बनाने में, अलग अलग जगह पर जो है इसका जो है यूज जो है होता है। ठीक है, तो क्विक लाइम का कई बार फॉर्मूला भी पूछता है कि क्विक लाइम क्या होता है, चूना किसका होता है, चूना का फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना CaO को बोलते हैं लाइम या फिर क्विक लाइम। ठीक है, अब क्विक लाइम क्यों बोलते हैं, देखो जब ये जो CaO है इसको अगर वापिस से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब आप कंबाइन करोगे ना, मतलब क्विक लाइम को जब वापिस से CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, तो ये तुरंत व्हाइट कलर का क्या देता है, प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, अच्छा प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो उनके ऊपर में जो है एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। जैसे दूध को गर्म करने से उसके ऊपर में क्या होता है, एक तरीके का लेयर बनता है कि नहीं, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल है AgCl। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है, और क्या क्या बनता है, सिल्वर और क्लोरीन में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब कुछ डेढ़ होशियार बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर हमने रिएक्शन कराया गर्म करके, यहाँ पर हमने रिएक्शन कराया सन के प्रेजेंस में, ऐसा भेदभाव क्यों। ठीक है, तो देखो इसका रीजन है, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन जो है आपके हिसाब से नहीं होता है। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए उसका एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि हीट करने से हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, अंधेरे कमरे में भी हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया।
तो इसीलिए ये सन के प्रेजेंस में होगा, इसीलिए सन के साथ रिएक्शन सन के प्रेजेंस में कराएंगे, हीट करने से हो रहा है। तो सब रिएक्शन अलग अलग कंडीशंस पर जो है होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में पहले सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आता है ये कन्वर्ट हो जाता है कौन से कलर में, ग्रे कलर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। देन क्लोराइड टर्न्स टू ग्रे कलर। ठीक है, ग्रे कलर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट पॉइंट करके अच्छे से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकडाउन। डीकम्पोजिशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसको कंप्लीट कराने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी उसको पुटअप करना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है, और वो एनर्जी हम लोग किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, और हम लोग किसके फॉर्म में दे सकते हैं, उसको हम लोग दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो है दे सकते हैं। तो तीन तरीके हैं एनर्जी देने के, याद रखना, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब क्यों देना पड़ता है, तो सिंपल सा चीजें देखो, बड़ा चीज को अगर तोड़ना है तो उसको बोलोगे कि टूट जा, वैसे थोड़ी टूटेगा, उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा एक लड्डू बना हुआ है, उसको सब में बांटना है, तो उसको बोलोगे कि लड्डू टूट जा, तो टूट जाएगा क्या, नहीं टूटेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। अब एनर्जी हैमर करके दे सकते हो, हाथ से दे सकते हो, किसी से भी तो दोगे एनर्जी। तो उसी तरीके से जब बड़ा चीज को तोड़ना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, और जब किसी रिएक्शन में हमको एनर्जी देना पड़ता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो मैंने ऊपर बताया था एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या है, जिसमें से हीट बाहर निकलता है। यहाँ पर हमको हीट देना पड़ रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो एनर्जी लेता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब लेना, एक्सो मतलब बाहर निकालना। ठीक है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पर एक और एक रिएक्शन मैंने कॉपी में नोट डाउन करना भूल गया, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। एक है यहाँ पर हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या करता है, कोई एक चीज जो होता है वो किसी दूसरे चीज को क्या करता है, डिस्प्लेस कर लेता है। ठीक है, मतलब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आएगा और वो क्या करेगा, अपने से लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, हटा देगा और खुद उसके जगह पर क्या होगा, बैठ जाएगा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो आपके क्लास का कोई एक हट्टा कट्टा बच्चा आया और वो फिजिकली जो वीक बच्चा उसको बोला कि उठ मैं यहाँ बैठूंगा करके, और उसको भगा दिया, तो इसने क्या किया, उस हट्टे कट्टे आदमी ने जो है उस वीक बच्चे के जगह को क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया, वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आता है और वो जब लेस रिएक्टिव का जगह ले लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास है HCl, HCl को जब हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ, तो देखो पहले क्लोरीन किसके साथ है, Cl हाइड्रोजन के साथ है। अब जब ये रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, देखो सोडियम उसके जगह आ जाएगा। ठीक है, सोडियम जो है उसके जगह आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ भी 2 लगाओगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो देखो Cl पहले हाइड्रोजन के साथ था, सोडियम आया, हट्टा कट्टा आदमी बोला हाइड्रोजन, क्लोरीन को बोला क्लोरीन के साथ मैं रहूंगा, तू भाग करके हाइड्रोजन को भगा दिया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, देखो द रिएक्शन इन विच एन एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड इज कॉल्ड, देखो मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक आ रहा था दूसरे को हटा के भाग जा रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा, कोई भागेगा नहीं, वो क्या करेंगे, आपस में अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है,
जैसे मान लो आपके स्कूल में जो है लंच ब्रेक हुआ है, आप सब अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे रहते हो, जैसे ही बेल बजती है और क्लास में टीचर एंटर करता है तो आप लोग सब क्या करते हो, भागते भागते अपने अपने जगह को छोड़कर दूसरे की जगह पे बैठे रहते हो तो अपनी जगह पे जाने के लिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जहां पर कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा, बस अपना पोजीशन वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। समझ में आए? अपना पोजीशन वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वो कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ देखो Na2SO4, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। क्लोरीन पहले बेरियम के साथ था, सल्फेट सोडियम के साथ था। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड। देखो सल्फेट ने जो है सोडियम का साथ छोड़ दिया और किसके साथ आ गया, बेरियम का। और क्लोरीन किसके साथ था, बेरियम के साथ था, अब क्लोरीन किसके साथ आ गया, सोडियम के साथ आ गया। तो इन्होंने अपना प्लेस क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन। देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है कि इसमें क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है या फिर लूज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन में आधा याद करके चले जाते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड होता है। तो अगर कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो उसको मैं लिख के आ जाऊंगा ऑक्सीडेशन। तो एग्जाम लेने वाला आपसे ज्यादा होशियार है, ठीक है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की जगह उसने क्या दे दिया, हाइड्रोजन का लूज दे दिया। तो लोग क्या समझते हैं, अरे ये कौन सा टाइप है करके, और गलत लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में याद रखना, या तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा होगा या फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, लूज कर रहा होगा, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन या तो जुड़ रहा होगा या हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। दोनों चीज ध्यान रखना। अगर ऑक्सीजन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो चेंज करना क्या, हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है क्या, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन उसमें से निकलेगा तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट है रिडक्शन, ऑक्सीजन हटेगा या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, वो कहलाता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, देखो रिडक्शन से हमने RED उठाया, ऑक्सीडेशन से हमने OX उठाया और इन दोनों के नाम को मिलाकर हमने क्या बना दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर और वाटर बनता है। देखो कॉपर के साथ पहले कौन था, ऑक्सीजन। जब इधर आया तो ऑक्सीजन ने कॉपर का साथ छोड़ दिया, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो ऑक्सीजन अगर रिलीज हो रही है तो देखो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर जब आया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये कंप्लीट रिएक्शन क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पर इस चैप्टर का, जिसका नाम है कोरोजन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। चलो 7 स्टार क्वेश्चन दोनों, ठीक है। ये भी 7 स्टार है और वो भी 7 स्टार है। कोरोजन क्या होता है, देखो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड। देखो क्या होता है, जब एक मेटल में क्या होता है, मॉइस्चर का अटैक होता है, एसिड का होता है, ह्यूमिडिटी का होता है, तो वो मेटल क्या होता है, कोरोड हो जाता है। मतलब सिंपल सा है, ऑक्सीजन मॉइस्चर वाटर वेपर के प्रेजेंस में जो है मेटल्स के ऊपर में जो है एक ग्रे कलर का या ब्राउन कलर का जो है लेयर फॉर्म हो जाता है, देखोगे घर में, ठीक है। ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है कि नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप कैसा लिखोगे, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। उसके कलर चेंज होने के प्रोसेस, कलर चेंज होना क्या कहलाता है, कोरोड कहलाता है। और वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है, ठीक है। या कोरोजन का दूसरा छोटा सा डेफिनेशन लिख सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन, ठीक है। आयरन के ऊपर में रस्ट लगना, रस्ट मतलब उसके ऊपर में जो है कुछ अदर चीजों का लेयर्स का फॉर्म हो जाना क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसका प्रिवेंशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कोरोजन को प्रिवेंट करने की जरूरत क्या है, बहुत जरूरत है भाई, क्यों,
क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करके हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, जैसे ब्रिज बनाते हैं, रेलवे ट्रैक बनाते हैं, विंडोज बनाते हैं, डोर बनाते हैं, ठीक है। तो इतना पैसा खर्चा करके जब हम लोग इस तरीके के जो है क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस बनाते हैं या कोई और चीज बनाते हैं, तो अब ब्रिजेस हो गए, दरवाजे हो गए, ऐसा तो नहीं है कि कोटेड रहते हैं, ये कंटिन्यूअसली जो है क्या होते हैं, ऑक्सीजन के, वाटर वेपर के कांटेक्ट में आते रहते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कोरोड हो जाएंगे। कोरोड होगा तो क्या होगा, इनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि कम होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, इनका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर स्ट्रेंथ कम हो गया इसका मतलब खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो उससे हमको क्या होंगे, लॉसेस होंगे, मैन तो लॉसेस होंगे ही, मैन पावर तो लॉसेस होगा ही, हमको इकोनॉमिकली भी क्या होगा, लॉस होगा। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हमने इतना मेहनत करके जो खर्च करके जो बनाया है वो इतना जल्दी खराब हो, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रिवेंट करने की जो जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेथड्स है, देखो पहला या तो हम लोग कोटिंग कर सकते हैं, जैसे आप लोग अपने कॉपी को बचाने के लिए उसके ऊपर में क्या करते हो, कोटिंग करते हो कि नहीं, तो उसी तरीके से उसके ऊपर में कोटिंग कर सकते हैं दूसरे मेटल का। दूसरा कर सकते हैं ऑयलिंग। ऑयलिंग करने से क्या फायदा होता है, ऑयल और पानी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो मेटल के ऊपर में पानी नहीं आ पाता, जब पानी नहीं आएगा तो कोरोजन नहीं होगा। पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग भी क्या करता है, वाटर को अंदर आने नहीं देता है, ठीक है, तो उससे भी जो है कोरोजन रुक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गैल्वेनाइजेशन। ये क्या होता है, देखो गैल्वेनाइजेशन में आपको समझाता हूँ। मान लो ग्राउंड के अंदर से जो है हमको पाइप्स लेके जाना है, जैसे आपके घरों में पानी आता है तो वो पाइप जो है ग्राउंड में लगा होता है, ठीक इस तरीके के पाइप जो है लगे होते हैं ग्राउंड में। मान लो ये पाइप्स लगे हुए हैं ग्राउंड के अंदर, तो ग्राउंड के अंदर भी तो वाटर रहता है, तो उसके कारण कोरोजन हो सकता है इस पाइप में, तो पाइप का लाइफ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इस पाइप की लाइफ कम ना हो और ये लंबा टिके करके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ जो है दूसरा मेटल जो है चिपका देते हैं, और वो मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम। जब हम लोग मैग्नीशियम लगा देते हैं तो पहले कोरोजन कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, फिर बाद में किसका होगा, आयरन का, तो आयरन की लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैग्नीशियम यूज करते हैं, मैंने जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल बताया, ठीक है। आप लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया गैल्वेनाइजेशन, ठीक। लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या, देखो द चेंज इन ऑर्डर, कलर, स्मेल ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू ऑक्सीजन इज नोन एज रेंसिडिटी। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस का या तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाना, उसका कलर चेंज हो जाना, उसका स्मेल चेंज हो जाना, क्या कहलाता है, रेंसिडिटी जो है कहलाता है, ठीक है। खराब हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे आप मार्केट से ब्रेड लेकर आते हो, तो जब ब्रेड पैकेट में होता है तो फ्रेश होता है, जैसे ही ब्रेड को आप 2 दिन खुला करके छोड़ दो क्या हो जाए, खराब हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, और जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया उस पर रेंसिडिटी हो गया और वो खराब हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा है, इसका एग्जांपल और देख सकते हैं, जो हम लोग पिकल्स बनाते हैं, ठीक है, आचार बनाते हैं, तो आचार के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जो है ऑयलिंग करते हैं। अब ऑयलिंग क्यों करते हैं आचार के ऊपर में, ऑयलिंग करने से क्या होता है कि ऑयल जो होता है वो वाटर को उसके कांटेक्ट में नहीं आने देता, क्योंकि ऑयल और वाटर एक दूसरे के क्या है, दुश्मन। तो ऑयल और वाटर बोलता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जो है ऑयल जो है आने नहीं देता, तो जब ऑक्सीजन पिकल्स के अंदर में नहीं आएगा तो वो खराब नहीं होगा। या आप एक काम करके देखना, कुछ पिकल्स लेना और उसमें ऑयल मत डालना, ठीक है, और देखना कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, उस पर जो है व्हाइट कलर्स के जो है क्या होंगे, व्हाइट कलर्स के जो है वहां पर लेयर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, व्हाइट कलर खराब होने लगता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आ गया, ठीक है। चलो फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है, जैसे आप मार्केट से क्या करते हो, चिप्स खरीद के लाते हो, ठीक है, मार्केट से जो है आप जब चिप्स खरीद कर लाते हो तो चिप्स का पैकेट बहुत बड़ा होता है, तो आप बोलते हो 10 रुपए का लिया, इतना बड़ा पैकेट है, आप खोल के देखते हो तो क्या होता है, बहुत सारा छोटा छोटा रहता है, छोटा रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो ये होता है खुदा पहाड़ में निकली चुईया, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो चिप्स में जो है गैसेस भरे होते हैं उसके पैकेट्स में, गैसेस क्यों भरा जाता है, क्योंकि गैसेस जो होते हैं ये चिप्स को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने नहीं देते। अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने नहीं देंगे इसका मतलब ये खराब नहीं होगा। अगर आप पैकेट्स को ओपन करके कुछ दिन छोड़ दो उसके बाद देखना क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो है उसके अंदर में फील किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो एक एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। तो अगर आपको रेंसिडिटी से प्रिवेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका पूरा चैप्टर नंबर 1, ठीक है।
तो इसका अगला वीडियो भी आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आ सकते हैं। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ो और अगर कोई डाउट है तो क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई जो है जरूर करूंगा। और इस वीडियो को जो है आपके फ्रेंड्स तक शेयर करो, क्योंकि अभी क्या है कि ऐसा टाइम है कि हम ना तो घर से बाहर निकल सकते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं, ना क्लास जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना, इस वीडियो को जो है क्या करना है, आपको शेयर करना है ताकि उन लोग भी अच्छे से क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, और एक अच्छा आदमी और चालाक आदमी वही होता है जो अपने खाली समय का क्या करता है, यूटिलाइज करता है। तो आलसी नहीं करना है कि स्कूल खुलेगा तो पढ़ूंगा या पढ़ूंगी करके, प्रॉपर अच्छे से पढ़ो। स्कूल स्टार्ट होने से पहले अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि स्कूल में जब मैडम या सर पढ़ाएं तो उनके पढ़ाने से पहले आपका आंसर जो है प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एक होशियार बच्चा। ठीक है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा का डिफरेंस होता है, और वो एक्स्ट्रा कैसे आता है आपके नाम के आगे, जब आप मेहनत करो। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करते रहो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। और हाँ, किसी को अगर इंडिविजुअली ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है क्लास 6th टू क्लास 12th हर सब्जेक्ट की, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है और टेलीग्राम ग्रुप का वहाँ पर जो है चैनल है, उसमें कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर कोई पढ़ना चाहता है तो। तब तक के लिए ठीक है, पढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।